नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति की आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 कराई थी और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है मतलब कि जो ये नीचे 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो सत्य है या असत्य है, और उनका जो उत्तर देना है वो रीज़न के साथ देना है, कारण के साथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आप सभी को बेसिक में बताया था कि जो वास्तविक संख्या है वो 2 प्रकार की होती हैं, और वो 2 प्रकार की होती हैं कौन कौन सी? एक तो होती है परिमेय संख्या, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि मैं इन दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या बनती है। तो इसे दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। तो अब यहाँ बात आती है कि हम सभी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं और सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही पूछा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, क्योंकि हम सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब पहले यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं और उस पर कुछ संख्या देखते हैं कि एक बिंदु पर कौन कौन सी संख्या होती हैं। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन में जो बीच में होता है वो 0 होता है, और उसके राइट साइड जो संख्या होती हैं वो प्लस की होती है, मतलब पॉजिटिव, और जो इसके लेफ़्ट साइड होती हैं वो माइनस की संख्या होती हैं। तो -1, -2, -3 और -4। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इस लाइन पर जितने भी बिंदु दिए हुए हैं क्या वो √m के रूप के हैं या नहीं, और जहाँ ये जो m है वो प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ हम 1 का अंडर करेंगे, 1 का अंडर करने पर 1 आ जाएगा, और 2 का अंडर करेंगे, ये भी √m के रूप का है, और √3 को लिखेंगे तो ये भी √m के रूप का है। इसका मतलब पॉजिटिव संख्याओं को लिखने पर √m का रूप तो आ रहा है, लेकिन माइनस की संख्या को अंडर में लिखने पर क्या √m के रूप का होगा? देखिए यहाँ मैं आप ले लेता हूँ -2, क्या ये √m के रूप का है? तो ये √m के रूप का नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को √m के रूप
में नहीं लिख सकते। तो यहाँ लिख देते हैं अतः संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को √m के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। अब क्वेश्चन जो इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं इसे। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। इसका मतलब वास्तविक संख्या वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और वास्तविक संख्या वो अपरिमेय भी हो सकती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि वो परिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ लिख देते हैं अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका आंसर दे देते हैं कि जो पूछा गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो यहाँ लिख देते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, धनात्मक का मतलब तो जो संख्या प्लस की हो, और पूर्णांक का मतलब क्या होगा? मतलब प्लस वाली संख्या हो। पूर्णांक तो प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी पूर्णांक में काउंट होता है, लेकिन यहाँ बोला गया है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब ओनली प्लस वाली संख्या। तो यहाँ लिख लेते हैं +1 2 3 4
5। इसी तरह से संख्याओं को आगे लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यदि मैं यहाँ 4 को देखूँ तो 4 का जो एलसीएम मतलब 4 का मान जो होता है वो 2 होता है, और 2 क्या एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से यदि मैं संख्या आगे देखूं, 9 का अंडर रूट भी एक परिमेय संख्या होता है, जो कि अंडर रूट 9 का मान होता है 3, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बोला क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय करने से पहले हमें समकोण त्रिभुज का भी पता होना जरूरी है। तो देखते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ये जो यहाँ आपको एक ट्रायंगल मतलब त्रिभुज नज़र आ रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की पहचान जो होती है वो उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अब ये जो 3 भुजा हैं, इन 3 भुजाओं को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, और बाकी दोनों भुजाओं को आधार या लंब बोल सकते हैं। दोनों में से कोई सी भुजा को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ इस वाली भुजा को लंब मान लिया है, AB भुजा को, और इस BC भुजा को मान लिया है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होगी वो होगी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका मतलब एक भुजा का स्क्वायर शेष मतलब बची हुई दोनों भुजा के स्क्वायर का प्लस वो आपस में इक्वल होता है। इसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, अब यहाँ अंडर रूट 5 को निरूपित करने के लिए मैं सबसे पहले वो अंडर रूट 4 को देखना है, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। इसका मतलब यदि मैं यहाँ एक लाइन खींचूं तो मैं उसमें नंबर डाल देता हूँ 0, 1, 2। और यदि अब यहाँ एक लाइन और खींच देता हूँ, इसे मान लेता हूँ 1। तो इसका मतलब ये जो इसमें आधार हो गया वो तो हो गया 2, और जो इसका लंब हो गया वो हो गया 1। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ। इसे मान लेता हूँ मैं A, इसे मान लेता हूँ B, और इसे मान लेता हूँ C। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ AC का स्क्वायर बराबर AB है ये वाली डिस्टेंस, और AB डिस्टेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है, BC डिस्टेंस है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ 4 में 1 को ऐड करा, ये आया 5। यहाँ AC का स्क्वायर चल रहा है, और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है AC, ये निकल कर आई हमारी अंडर रूट 5। लेकिन अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 तो यहाँ ये AC लाइन आई है, लेकिन हमें निरूपित कहाँ करना है? संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किस तरह से होगी? देखिए, संख्या रेखा पर यहाँ ये A से लेकर के जो C डिस्टेंस है, इसे हम एक तरह से रेडियस मतलब त्रिज्या मान सकते हैं, और एक तरह से एक गोला खिंच जाता है पूरा, इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो यदि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रकार और पेंसिल की डिस्टेंस लूँ, और उसके बाद यहाँ एक चाप लगा दूँ इस तरह से, तो जो रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है वही रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। इसका मतलब ये अंडर रूट 5 है, तो यहाँ A से लेकर के ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मान लेता हूँ मैं D। तो A से लेकर के जो D बिंदु तक की दूरी है वो भी अंडर रूट 5 होगी। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये जो है अंडर रूट
5 होगा। तो एक तरह से ये √5, तो यहाँ √5 निरूपित हो गया है और यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ। एक लाइन खींचने के बाद और मैं इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ 1, यहाँ पॉइंट डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ A। अब यहाँ एक लंब खींच देता हूँ और उस लंब की डिस्टेंस भी मैं मान लेता हूँ 1। तो अब यदि ये 1 है और ये 1 है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो यहाँ O से लेकर के इस B बिंदु तक की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से निकालेंगे, तो इस OB डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, और बराबर वाली संख्या का जो स्क्वायर होगा उसके बाद यहाँ आ जाएगा √, तो ये हो जाएगा आपका √2। तो ये जो O से लेकर के B तक की डिस्टेंस निकल कर आई वो है हमारी √2। ये डिस्टेंस होगी हमारी √2। फिर एक बार अब यहाँ ये हो जाएगा हमारा आधार और फिर मैं 1 मान लेता हूँ। फिर एक बार मैं डिस्टेंस खींचूँगा और उसे भी मैं मान लेता हूँ 1। तो इस बार इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, और पहले यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना था। तो अब फिर दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और पाइथागोरस प्रमेय में इस बार √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ही √ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 3। संख्या बराबर की संख्या की जो इधर स्क्वायर होगा इधर आने के बाद हो जाएगा √, तो ये जो संख्या बनी वो हो जाएगी हमारी √3। तो O से लेकर के यहाँ इस बार डाल देता हूँ मैं बिंदु C, तो O से लेकर के C तक की डिस्टेंस होगी हमारी √3। इसी तरह से फिर एक बार यहाँ एक फिर डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं 1, तो √3 में 1 को ऐड करने पर मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर यहाँ जो डिस्टेंस निकल कर आएगी आपकी, यहाँ जो कण निकल कर आएगा √, आएगा 4। फिर इसी तरह से यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं और इसे भी 1 मान लेते हैं। तो ये जो यहाँ D पॉइंट मान लेता हूँ और यहाँ मान लेता हूँ मैं E। तो O से लेकर के जो E तक की डिस्टेंस निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी √5। तो अब यहाँ फिर मैं दोबारा एक लाइन खींच देता हूँ और इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ 1। E के बाद यहाँ पॉइंट मान लेते हैं F, और फिर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी हमारी √6। फिर यहाँ एक डिस्टेंस मान लेता हूँ 1 और O से लेकर के जो G तक की डिस्टेंस निकल कर आएगी वो आ जाएगी हमारे यहाँ पर √7। तो इसी तरह से सभी इसे कंप्लीट करते 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 यहाँ कंप्लीट A तक आ जाएगा। तो ये एक सर्पिल की रचना हो जाएगी, या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो।